स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: एक भिक्षु और एक किशोर लड़की। आदर्श को एहसास हुआ कि भिक्षु उस प्रकार का था जो बुराइयों को घातक शत्रु मानता था। उसने जानबूझकर अपनी भावनाओं को नहीं छुपाया या आदर्श के देश के भिक्षुओं की तरह बड़े दिलवाले और शांत होने का दिखावा नहीं किया, जो संकट में लोगों की मदद करने के बारे में बात करते थे। आदर्श को उसके साथ बात करने में कठिनाई हुई। आपने जिस महासागर की सजा का उल्लेख किया है वह वास्तव में क्या है? आदर्श ने उत्सुकता से पूछा। समुद्र से लेकर क्षितिज तक जिन क्षेत्रों को आप नहीं देख सकते वे सभी पवित्र कछुए के नियंत्रण में है। हमारा सारा जीवन समुद्र पर निर्भर है। हम समुद्र के पिता का अपमान कैसे कर सकते हैं? गधे, इसके खिलाफ झुकना बंद करो, भिक्षु ने आदर्श को टोकते हुए कहा, जो कछुए की तरफ फिर से जाने की कोशिश कर रहा था। ओह, बुरा हुआ। आदर्श सीधा हुआ और भिक्षु को जारी रखने का संकेत दिया। मेरा काम हो गया। वैसे भी पवित्र कछुए को छूना बंद करो और उसका अनादर मत करो, अन्यथा अगली बार जब आप समुद्र में जाएंगे तो आप अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में पाएंगे। मैं इसकी गारंटी देता हूँ, भिक्षु ने कहा। इतना ही? मैं एक दुखद कहानी की प्रतीक्षा कर रहा था। वैसे भिक्षु, तुम्हारा नाम क्या है? आदर्श ने पूछा। दीक्षित। हाथ में एक किताब लेकर जाने से पहले भिक्षु ने घोषणा की कि उसका नाम दीक्षित है। आदर्श ने भिक्षु को अपने लंबे नीले वस्त्र और सफेद पैंट में जाते हुए देखा। हालांकि साधु ज्यादा दूर तक नहीं चला इससे पहले कि एक लंबी चोटी वाली एक किशोर लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चली गई। लड़की का चेहरा मनमोहक था। मुस्कुराए बिना भी उसके पास अभी भी दो आकर्षक डिंपल थे। रेणु और नंदिनी की तुलना में उसका शरीर दुबला पतला और अपेक्षाकृत युवा था। हालांकि उसकी कमजोर और पतली उपस्थिति के कारण उसके बारे में अच्छा प्रभाव ना पड़ना कठिन था। जापानी किशोर लड़की चीन की लड़कियों से अलग नहीं दिखती थी। कुछ भी हो, युवा लड़की का मेकअप हल्का था और उसने अपने देश की लड़कियों के विपरीत एक आकर्षक गुलाबी लिप ग्लॉस लगाया था, जिससे अभी भी पता नहीं था कि फाउंडेशन कैसे लगाया जाता है। उसकी उम्र के आसपास ऐसी लड़कियों को देखना दुर्लभ था जिनको लिप बाम भी यूज करना अच्छे से नहीं आता था। लड़की सीढ़ियों से ऊपर चली गई और तुरंत दीक्षित को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान फूलों की तरह खिल गई, जो उसके युवा आकर्षण को पूरी तरह से प्रदर्शित कर रही थी। दीक्षित, शुभ दोपहर। मैंने तो कुछ फूल तोड़े हैं, आप उन्हें सुखा सकते हैं और कुछ चाय बना सकते हैं। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। लड़की ऊपर गई और वह टोकरी जो वह ले जा रही थी दीक्षित को सौंप दी। दीक्षित ने उसकी ओर देखा, लेकिन तुरंत अपनी नजर दूसरी ओर हटा ली। उसने अपनी गति तेज कर दी और लड़की पर ज्यादा ध्यान दिए बिना चला गया। साधु के चले जाने के बाद किशोर लड़की थोड़ी निराश दिखी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि जब भिक्षु उनकी नजरों से ओझल हुआ तो आदर्श वहां मौजूद था। आमतौर पर आदर्श अपनी विकृत स्वभाव और स्वभाव को आसानी से प्रकट नहीं करेगा। उसकी मुस्कान भी काफी दोस्ताना थी। जब लड़की ने उसे अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखा तो उसके मन में उसके बारे में अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने तुरंत माफी मांगी। मुझे क्षमा करें, मैंने आपको यहाँ देखा नहीं। आदर्श ने उससे अंग्रेजी में बातचीत की, फिर भी लड़की इसमें पारंगत नहीं थी। हालांकि उन्हें बेसिक संचार में कोई समस्या नहीं थी। क्या तुम्हें साधु पसंद है? आदर्श बहुत सीधे साधा था। जब उसने उसकी निराशा देखी तो वह इस नतीजे पर पहुंचा। मैं? युवा लड़की को उम्मीद नहीं थी कि विदेशी सीधे उसके मन को पकड़ लेगा और उसके रहस्य को उजागर कर देगा। शर्मीली मत बनो, बस इसे स्वीकार करो। जैसा कि कहा जा रहा है, क्या जापान में भिक्षुओं को किसी के साथ डेट करने की अनुमति है? आदर्श ने जोर से आश्चर्य करते हुए कहा। भूगोल के मामले में वह मूर्ख था और विभिन्न देशों की संस्कृतियों के बारे में भी उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। आइए उस बारे में बात न करें। चूंकि आप यहाँ नए हैं तो मुझे आपको मंदिर घुमाने की अनुमति दीजिए। ओह, अपना परिचय देना तो भूल ही गई। आप मुझे आंचल कह सकते हैं। युवा लड़की ने स्वेच्छा से आदर्श को की टूर गाइड बनने की पेशकश की। आदर्श को भी बोरियत महसूस हो रही थी। वो एक सुंदर जापानी किशोर लड़की के
अपने साथ लाने के प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार करेगा? अरे तुम क्या कर रहे हो? आदर्श लड़की का दूसरी दिशा में पीछा कर रहा था। तभी अजीब साधु दीक्षित अचानक उस पर चिल्लाया। इससे पहले कि आदर्श प्रतिक्रिया दे पाता, दीक्षित तेजी से भागा और आदर्श को अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखें लड़की को घूर रही थी। उसकी निगाहें शत्रुता के संकेत के साथ अविश्वसनीय रूप से तेज थी। आदर्श ने युवा भिक्षु से मैजिक की ऊर्जा भी महसूस की। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस उसे अपने पास ला रही हूँ ताकि वो मेरा साथ दे सके। जब लड़की ने गलत भाव से जवाब दिया तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, भिक्षु आक्रामक ढंग से बोला। उसने आदर्श की ओर ऊपर से नीचे तक सख्ती से देखा और कहा, क्या आप उसे भी देख सकते हो? मैं क्यों नहीं देख सकता, मेरे पास आंखें हैं। आदर्श ने को कुछ एहसास हुआ तो उसने तुरंत अपना ध्यान लड़की के पैरों की ओर स्थानांतरित कर दिया। पैरों के निशान, आसपास की गंदगी ढीली थी। आदर्श और भिक्षु दोनों ने पैरों के निशानों की 2 पंक्तियां छोड़ी थी। फिर भी छोटे नीले रिबन से बंधे लड़की के जूतों ने कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ा। आदर्श को विश्वास नहीं हुआ कि वहां इतनी रोशनी थी, फिर भी उसके निशान नहीं थे। आदर्श डर से कांप उठा। अरे बकवास, क्या मैं वास्तव में किसी भूत से टकरा गया था? जबकि दिन अभी भी उज्जवल था। इस लड़की के बारे में कुछ ठीक नहीं है। मंदिर में हमारे कुछ मेहमान ठहरे हुए हैं, इसलिए तुम उन्हें शिकार बनाने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा, समझी? दीक्षित ने लड़की आंचल की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं आंचल की आंखों से आंसू लगभग बह निकले। यदि आदर्श को यह एहसास नहीं होता कि कुछ सही नहीं है तो वह साधु को पागलपन करने के लिए डांटेगा। वह किसी लड़की के साथ इतना उतावला या दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है? आंचल की अब और रुकने की हिम्मत नहीं हुई। वह मुड़ी और सीढ़ियों के नीचे भाग गई। आदर्श ने तुरंत उसका पीछा किया, फिर भी उसने पाया कि लड़की मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियां की ओर भागी थी, जो कि अब पूरी तरह से खाली थी। लड़की इतनी जल्दी गायब होने का कोई रास्ता नहीं था कि लड़की इतनी जल्दी गायब हो सके, चाहे वह कितनी भी तेज क्यों न हो। इसके अलावा वह एक एडवांस मैजिशियन था। इसी तरह दीक्षित भी काफी हैरान था। युवा भिक्षु काफी प्रभावशाली कल्टीवेशन वाला एक मैजिशियन भी था। अरे भिक्षु, क्या हो रहा है? क्या वह लड़की भूत थी? आदर्श ने पूछा। तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि तुम उसे देख सकते हो? भिक्षु ने बदले में आदर्श को दोषी ठहराया। वह स्पष्ट रूप से आपसे मिलने के लिए यहाँ आई थी। मुझे लगता है कि वो आपको पसंद करती है, इसलिए मैं आप दोनों को परेशान नहीं करना चाहता था। इसके अलावा क्या यह अजीब है कि मैं उसे भी देख सकता हूँ? आदर्श ने सीधे पूछा। भिक्षु ने एक बार फिर आदर्श की ओर देखा और कहा, तुम सिर्फ एक मेहमान नहीं हो, तुम एक मैजिशियन हो। लेकिन भले ही तुम एक मैजिशियन हो, तुम्हें उसे देखने में सक्षम नहीं होना चाहिए। क्या आप मुझे पहले बता सकते हैं कि वह क्या है? आदर्श ने फिर से पूछा। लड़की बहुत जीवंत लग रही थी। यदि वह भूत होती तो आदर्श उसकी उपस्थिति से उसे आसानी से पहचान सकता था। वह मरे हुए के साथ काफी अनुभवी था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह किसी छोटी से भूत के बहकावे में आ जाए, है ना? आपको विवरण जानने की आवश्यकता नहीं है, भिक्षु ने टोका। क्या वह मुझे चोट पहुंचाने की जो कोशिश कर रही थी? आदर्श ने फिर से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप उसे देख भी सकते हैं तो भी आपको उसके साथ किसी भी तरह से संपर्क से बचना चाहिए। वह मिलनसार नहीं है, दीक्षित ने सलाह देते हुए कहा। वह वास्तव में क्या है? यह अजीब क्यों है कि मैं उसे देख सकता हूँ? क्या बाकी लोग भी उसे नहीं देख सकते? हे भिक्षु, तुम इतने असभ्य क्यों हो? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। भिक्षु गंजे गधे! आदर्श सवालों से भरा हुआ था और वह कुछ भी बोल रहा था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, आप उसे नहीं देख सकते। रात में यानमिंग मंदिर इतना शांत था कि एक भी कीड़े की चीख नहीं सुनी जा सकती थी। पहाड़ के नीचे विकसित समुद्र तटीय शहर का मंदिर से कोई लेना देना नहीं था। कुछ तेल के दियों की रोशनी अंधेरे में बह रही थी। मंदिर के अस्तित्व के बारे में भूलना आसान था।
आदर्श, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुमने तो मुझे लगभग डरा ही दिया, एक महिला ने चिल्लाकर कहा। मुझे लगता है कि इस मंदिर के बारे में कुछ अजीब है। आदर्श ने भुएं चढ़ा ली। वह अभी भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या साधु ने पहले ही नहीं कहा था कि हमें पत्थर की मूर्तियों से 5 मीटर दूर रहना चाहिए, खासकर आपको? रेणु ने कहा। क्या तुम जानते हो, दोपहर के दौरान आदर्श किसी के साथ अपनी अजीब मुठभेड़ साझा करने ही वाला था। आदर्श अभी भी यह पता नहीं लगा सका कि वह लड़की कौन सी थी। यदि वह भूत थी तो उसने कभी भी किसी भूत को दिन के उजाले में प्रकट होते नहीं देखा था। इसके अलावा वह किसी मरे हुए के लिए भी बहुत युवा और ऊर्जावान थी। हालांकि अगर वह जीवित थी तो उसके पैरों के निशान कहाँ थे? सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद वह बिना किसी निशान के गायब क्यों हो गई? आदर्श इतना नादान नहीं था कि वह विश्वास कर ले कि वह लड़खड़ा गई थी और नीचे तक लुढ़क गई थी। आदर्श की बात पूरी होने से पहले ही रेणु ने उसे टोकते हुए कहा, जब हम सड़क पर टहलेंगे तब बात करेंगे। सड़क पर टहलना? क्या टहलना? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कहीं जाना चाहता हूँ। आदर्श लंबे समय से इस रेणु से परेशान था, और छोटी बच्ची किशोरी से परेशान था जिसके बारे में वह सोच रहा था। एक पेशेवर हंटर के रूप में उसमें ज्ञान की तीव्र प्यास थी। अगर उसे सच्चाई का पता नहीं चला तो वह ठीक से सो नहीं पाएगा। ठीक है, आदर्श ने स्वीकार किया कि वह बस कुछ करने की तलाश में था, क्योंकि वह बहुत ऊब गया था और साधु और लड़की के साथ मुलाकात काफी दिलचस्प थी। बहुत ठीक है, मैं बाजार से कुछ सामान खरीदने की योजना बना रही हूँ। रेणु ने मुस्कुराते हुए एक लोमड़ी के रूप में अपने स्वभाव को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। आप मुझसे अपने साथ चलने के लिए कह रही हो? आदर्श ने अपनी भुएं ऊपर उठाते हुए पूछा। तुमने मुझे पहले ही बताया था कि कुछ अजीब है। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं रात को अकेले चलूं? यहाँ से शहर की दूरी काफी है। मैं बस एक कमजोर लड़की हूँ। क्या होगा अगर कोई विकृत व्यक्ति देख ले कि मैं कितनी आकर्षक हूँ और वह मेरे साथ गंदी हरकतें करना चाहे, जैसे उस गधे अनिकेत ने की? क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा नहीं लगेगा? रेणु ने अपने बालों को झटका दिया, मानो वह आदर्श को नेटफ्लिक्स पर आने और उसके साथ आराम करने के लिए कह रही हो। आदर्श एक सम्मानित व्यक्ति था, संभवतः वह लोमड़ी द्वारा कैसे बहकाया जा सकता है। वह पत्थर के कछुए से नीचे कूदा और बोला, चलो चले तुरंत। सीढ़ियां उतरते हुए रेणु एक अच्छे व्यवहार वाली महिला से काफी दूर थी। जब भी वह किसी पुरुष के साथ अकेली होती थी तो वह उसके चिपक जाती थी और उन दोनों के बीच कुछ केमिस्ट्री पैदा करने की कोशिश करती थी। आदर्श कोई अपवाद नहीं था। जब वह अपने कुल्हाओं को झुलाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती थी तो उसकी बाहें कभी कभी आदर्श के हाथों से रगड़ जाती थी। आदर्श एक सम्मानित व्यक्ति था, ठीक है, इसे भूल जाओ। आगे अभिनय करने का कोई मतलब नहीं था किसी भी तरह। महिला की त्वचा काफी चिकनी थी, वह इसे आसानी से महसूस कर सकता था, तब भी जब उसके कपड़े उनके हाथों के बीच में थे। वैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने आदर्श का नाम पहले सुना है, लेकिन किसी कारण से मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ। रेणु ने कहा, मेरा नाम काफी सामान्य है 21वीं सदी में, जैसे साक्षी, आदर्श, आहान और बहुत जैसे नामों के समान। मैं शर्त लगाता हूँ कि एक ही नाम वाले कम से कम 1 लाख लोग हैं, आदर्श ने कहा। आदर्श वास्तव में अंदर से बहुत खुश था, जबकि उसने शांत होने का नाटक किया। किसी भी तरह वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसने अनगिनत शहरों में अनगिनत महिलाओं को बचाया था। इस प्रकार यह उचित था कि किसी ने उसका नाम पहले सुना था। शायद मुझे हर वह आदमी याद है जिसमें मेरी दिलचस्पी है। चूंकि आपके बारे में मेरी धारणा थोड़ी अस्पष्ट है, इसलिए इसकी सबसे अधिक संभावना है क्योंकि आप पर्याप्त योग्य नहीं हो। रेणु ने ईमानदारी से उत्तर दिया। आदर्श उस पर शब्दों में खो गया था, लेकिन अचानक उसकी नाक से एक खुशबू गुजरी। आदर्श ने सोचा कि रेणु फिर से अपने बालों को पलट रही है। फिर भी दोबारा सोचने पर पता चला कि खुशबू उसके गुलाब के इत्र से अलग थी। इसकी खुशबू ताज़ा थी, जैसे किसी प्रकार की जड़ी बूटियां और सड़क के किनारे कुछ मासूम फूलों की खुशबू। चूंकि आदर्श अभी भी भ्रमित महसूस कर रहा था, अचानक एक व्यक्ति उसके सामने सीढ़ियों पर दिखाई दिया।
उसके सिर पर बंधी एक साफ सुथरी पॉनी टेल और उसके कंधों के चारों ओर लटकती साइड की झालरें लड़की के नाजुक आकर्षण को पूरी तरह से प्रदर्शित करती थी। उसने सादे साधारण रंग के कपड़े पहने हुए थे। एकमात्र ध्यान खींचने वाला हिस्सा उसकी थोड़ी उठी हुई छाती पर स्वेलो टेल बटरफ्लाई पिन थी। उसके स्तन बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह युवावस्था से गुजर रही थी और उसकी पतली काया के साथ उन्होंने उसे एक स्पष्ट आकार दिया था। आंचल, आदर्श को लड़की का नाम याद आ गया। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दिन में जब वह अपनी छोटी टोकरी लेकर जा रही थी, तब भी सूरज की रोशनी उस पर चमक रही थी। वह पड़ोस की किसी लड़की की तरह ही मासूम और आकर्षक लग रही थी। फिर भी यह काफी डरावना था कि वह अचानक सीढ़ियों पर कैसे आ गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मुस्कान कितनी मासूम थी, फिर भी वह कुछ हद तक डरावनी लग रही थी। क्या आंचल? रेणु ने असमंजस में आदर्श को देखा। लड़की आगे है, आदर्श ने कहा। रेणु ने भ्रमित दृष्टि से आगे की ओर देखा। हालांकि वह जल्द ही पलटी और हंसी। मैंने सोचा था कि आप अन्य लोगों की तुलना में अधिक दिलचस्प है, लेकिन फिर भी आप ऐसे उबाऊ चाल का उपयोग करें। क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए आपकी बाहों में से वहां जाऊंगी क्योंकि आपने कहा था कि हमारे सामने एक लड़की है? यदि आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बेहतर बनना होगा। जब आदर्श ने रेणु के शब्द सुने तो उसके माथे पर काली रेखाएं पड़ गई। तुम उसे नहीं देख सकती? क्या तुम सचमुच उसे नहीं देख सकती? मुझे धोखा देने की कोशिश करना बंद करो, आगे कुछ नहीं है। रेणु सीढ़ियों से नीचे चली गई। सीढ़ियों से नीचे जाने के बाद रेणु आंचल के पास से गुजरी बिना देखे कि उसके ठीक बगल में एक लड़की खड़ी थी। आंचल ने आगे बढ़ते हुए रेणु को मुस्कुराते हुए देखा। किसी कारण से जब आदर्श ने इसे देखा तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। मैं दिन को आपका नाम पूछना भूल गई थी, आंचल ने विनम्रता पूर्वक आदर्श से कहा। पूर्व के मित्र, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। आदर्श उस तरह का नहीं था जो किसी अलौकिक चीज को देखने के बाद आसानी से अपनी पैंट गीली कर लेता। वह शांत रहा और गहरी आवाज में कहा, मैं आहान हूं। क्या यह सच है कि मेरा दोस्त तुम्हें देख और सुन नहीं सकता? रेणु ने कुछ कदम और उठाए इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि आदर्श अभी भी अपने आप में बड़बड़ा रहा था। वह पलटी और मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम सच में अभी भी मजाक कर रहे हो? अपने आप से बात करना बंद करो, चलो शहर चलते हैं। मेरे पास खरीदने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। समुद्र के किनारे की हवा बहुत नम है, मुझे बहुत आरामदायक महसूस नहीं होता है। मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन चूंकि आप और आपकी दोस्त बिजी है, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी। आहन बुरा नाम नहीं, आंचल ने धीरे से कहा। वाक्य पूरा करने के बाद वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। आदर्श शून्य चेहरे के साथ आगे देखता रहा। उसके सामने कुछ भी नहीं था सिवाय एक खुशबू के। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।